जय हिंद फ्रेंड्स, पीसीएस लाइव में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बजट पर चर्चा करेंगे। और यह चर्चा मेनली जो कि 12 अक्टूबर को आने वाला यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम है उस पर फोकस्ड रहेगी। और इस बजट की चर्चा में यूनियन बजट और यूपी बजट दोनों ही कवर किए जाएंगे और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगी। बेसिकली जो PYQs के हिसाब से ट्रेंड रहा है यूपी पीसीएस का बजट पे प्रश्न पूछने का, उस हिसाब से कोशिश की जाएगी आपको डिलीवर करने की। और ये कोशिश रहेगी कि लगभग 90% पेपर कवर हो जाए, चूँकि 100% की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है। तो एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट कवर हो जाए पेपर का, और फिर देखते हैं, ईश्वर ने अगर चाहा तो शायद अपनी क्लास बहुत हेल्पफुल हो जाए आगे, है ना। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि बजट पर क्लासेस 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और बजट को समझेंगे। क्योंकि एक बार अगर हमने समझ लिया तो फिर हमें ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो इस अप्रोच के साथ चलेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, थोड़ा थोड़ा याद करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। बजट, सबसे पहले बजट का हमें बेसिक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि बजट होता क्या है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो अपन ने एक देखा, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, बजट राजकोषीय नीति का ही हिस्सा है। राजकोषीय नीति क्या? राजा का कोष है, और राजा के कोष के प्रबंधन की जो नीति है, पॉलिसी है, वही राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी कहलाएगी। अब राजा कौन है? तो वर्तमान में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता राजा है, और जनता ने किसको अपना प्रतिनिधि बनाया? सरकार को। तो सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के प्रबंधन हेतु अपनाई गई नीति ही राजकोषीय नीति कहलाती है, और उसको लागू करने के लिए प्रतिवर्ष बजट का निर्माण किया जाता है। अब एक सवाल आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि भाई, बजट का निर्माण प्रतिवर्ष क्यों करते हैं? भाई, एक बार में 5 साल के लिए बना के रख लो, 3 साल के लिए बना के रख लो, बिकॉज हर साल लोगों की डिमांड बदलती रहती है, और उस बदलती डिमांड के अनुसार ही हमें सरकार को एडजस्टमेंट करने होते हैं, जिस वजह से प्रतिवर्ष बजट लाया जाता है। 1 फरवरी को प्रस्तुत होता है। ठीक है, अब एक प्रश्न आपके लिए कि किस सन से 1 फरवरी को प्रस्तुत होना शुरू हुआ है? ठीक है, अब अगर बजट की बात करें तो अकेले इकोनॉमिक्स के टर्म में नहीं, पॉलिटी में अगर जाएंगे तो अनुच्छेद 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र करता है। प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाएगा। ठीक है, अब अगर आगे की बात करें तो बजट में होता क्या है? आगामी वर्ष की प्राप्ति तथा व्यय का अनुमान। अब बजट में क्या होगा? तो बजट में आगामी वर्ष की प्राप्ति तथा व्यय का अनुमान होगा, क्योंकि आने वाले वर्ष के बारे में बता रहा है, और बीते हुए वर्ष का वित्तीय निष्पादन के एक्चुअल एस्टीमेट या रियल फिगर्स क्या रहे उसके अनुसार। अगर हिस्ट्री पे बात करी जाए तो भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन द्वारा, पहला रेल बजट 1924 में, पहला आम बजट 1860 में, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर पहला रेल बजट प्रस्तुत हुआ। अब एक प्रश्न आपके लिए, घर के लिए, किस समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट का मर्जर आम बजट के साथ किया गया, और रेलवे बजट और आम बजट किस वर्ष मर्ज कर दिए गए? ये आप एक बार गूगल से पूछिए। ठीक है, अंतरिम सरकार में अगर बात करी जाए तो सबसे पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? लियाकत अली ने, अंतरिम सरकार में। और स्वतंत्रता के बाद RK षणमुगम चेट्टी जी ने बजट प्रस्तुत किया है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद RK षणमुगम चेट्टी जी ने बजट प्रस्तुत किया है। ठीक, अब बजट का काम क्या है? तो बजट बेसिकली करता क्या है? गवर्नमेंट की प्राप्ति तथा व्यय का विवरण रहेगा। और गवर्नमेंट करती क्या है? बजट का उद्देश्य क्या है? अगर कोई पूछे कि बजट के उद्देश्य, कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए तो बजट के उद्देश्य क्या रहेंगे, तो सबसे पहला क्या करेगा? भाई, अमीर लोगों पर टैक्स लगाते हैं और उसका पुनर्वितरण कर देते हैं। तो आय तथा संपत्ति का पुनर्वितरण करके समावेशी विकास सुनिश्चित करना। तो आय तथा संपत्ति का पुनर्वितरण करना, आय असमानता कम करना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, ये सारी बजट के उद्देश्य हो गए। वंचित वर्ग को मेरिट वस्तुएं उपलब्ध कराना। मेरिट वस्तुएं मतलब ऐसी वस्तुएं जो सर्वाइवल के लिए जरूरी होती हैं, तो वंचित वर्ग को मेरिट वस्तुएं उपलब्ध कराना भी बजट का ही काम है। ठीक है, तो ये हमने बजट का एक ब्रीफ बैकग्राउंड देख लिया कि बजट होता क्या है, शुरुआत कब हुई, कौन सा अनुच्छेद है, और क्या क्या चीज़ें हैं। बजट बनाता कौन है? तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है। सारे मंत्रालयों से डिमांड मांगी जाती है, फिर वो डिमांड भेज देते हैं और उसको क्लब करके फिर बजट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अब अगर वर्तमान के बजट की बात करें तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा, किस बैकग्राउंड में ये बजट आया। एक फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, C+I+G+X-M। ठीक है, GDP का, क्योंकि सारा बजट इसी पे घूमेगा, सारा बजट इसी पे घूमेगा, बल्कि पूरी इकॉनमी ही इस फॉर्मूले पे घूम जाती है। अब अगर संदर्भ करें बैकग्राउंड, तो रूस यूक्रेन वॉर चल रही थी। तो अब अगर वैश्विक
स्तर पे देखें, ग्लोबल स्तर पे, तो वैश्विक अनिश्चितताएं जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल फिलिस्तीन वॉर चल रही, ट्रंप की टैरिफ वॉर भी शुरू हो गई, इंडिया भी इसका शिकार हो गया, उस समय नहीं था लेकिन अभी हो गया। सप्लाई चेन में डिसरप्शन चल रहे थे वॉर्स की वजह से, रेड सी में इशू, यूक्रेन से गेहूं की सप्लाई में भी इशू आया, महंगाई भारत में बड़ी 5%, लगभग 5% के आसपास 4.9% रही। और ये आरबीआई का जो 4+-2 का जो टारगेट होता है, आरबीआई महंगाई का टारगेट क्या रखा है मॉनेटरी पॉलिसी ने, महंगाई 4+-2% का टारगेट है, ठीक है। तो 2 से 6% के बीच में, तो 5% टच कर गई, तो 4% के बैरियर को ब्रीच भी कर गई। अब 4% के बैरियर को ब्रीच कर गई, इसका मतलब है कि थोड़ा सा तो ज़्यादा है, ठीक। अब इसके बाद अगर बात करी जाए तो आगे बढ़े, तो भारत की स्थिति में देखें तो निजी उपभोग की तो ठीक है, ग्रामीण मांग भी बढ़ी है, देखने को मिली थी कि ग्रामीण मांग में भी बढ़ोतरी हुई, पर भारत की विकास दर जो पिछले वर्ष के मुकाबले 8.2 से 6.4 6.5 पे आ गई, तो विकास दर में गिरावट देखने को मिली। विदेशी मुद्रा भंडार जरूर मजबूत हुआ है, वर्तमान में अगर सितंबर का आंकड़ा उठाएं बिल्कुल लेटेस्ट, तो 700 बिलियन टच कर गया है, ठीक। इसके बाद अगर भारत में देखें तो महंगाई किस कारण से है, तो मेन कारण है खाद्य महंगाई, फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन कृषि क्षेत्र की समस्याओं के कारण देखने को मिल रहा है। कृषि क्षेत्र में क्या समस्या, उत्पादकता की समस्या। क्यों? क्योंकि अभी भी 45%, लगभग 45% कृषि क्षेत्र मानसून पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इरिगेशन की कमी और बेहतर इनपुट्स की उपलब्धता का ना होना, जानकारी का अभाव, कैपेसिटी डेफिसिट, फार्मर्स में कैपेसिटी डेफिसिट, ठीक है। तो इस वजह से उत्पादकता में कमी। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भारत में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, कटाई के बाद का जो प्रबंधन है, इस वजह से भी खाद्यान्न महंगाई बढ़ी है। जीडीपी का ट्रेंड देखें अगर 9.7, चूंकि कोविड के बाद रिबाउंड करे थे तो ज़्यादा देखने को मिली, फिर 7, 8.2 अच्छा रहा, बट 6.4 फिर से नीचे आए। अगर हमें चाइना को बीट करना है, चाइना की बराबरी तक पहुंचना है, तो हमें लगभग कंसिस्टेंटली 8 से 9% की ग्रोथ रेट से ग्रो करना होगा। अगर राजकोषीय घाटे की बात करें तो ये बहुत अच्छी बात है, लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली है, 6.7, 6.4, 5.6 और इस बार 4.4% रहने का अनुमान है, ठीक है, 4.4% रहने का अनुमान है। तो ये तो है बजट का बैकग्राउंड। अब अगर बात करी जाए बजट की, ठीक, तो बजट, इस बार का यूनियन बजट, क्या बात बजट में भाई, तो बजट में देश सिर्फ भूमि नहीं है बल्कि इसके लोग हैं। ये किसकी कहावत है, तो ये कहावत है गुरुजादा अप्पा राव की कहावत है। ये गुरुजादा अप्पा राव की कहावत है, क्या, देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोग हैं, ठीक। अब अगर बात करी जाए इसकी कि बजट की थीम क्या है, बजट की कोई पूछे थीम क्या है, तो बजट की थीम है वही जो मोदी जी का डायलॉग है, सबका साथ सबका विकास। तो थीम है सबका विकास, सबका साथ हटा दो, सबका विकास इज द थीम ऑफ द बजट, ठीक। तो सबका विकास इज द थीम ऑफ द बजट, तो सबका विकास इज द थीम ऑफ द बजट। हम लोग अगर देखें थीम क्या है, थीम है सबका विकास, ठीक। अब सबका विकास है यानी कि बजट का, अब बजट में बात करी गई कि विकास के 4 इंजन हैं, विकास के 4 इंजन हैं, ठीक। तो अब विकास के 4 इंजन में जाने से पहले हम लोग पहले ये देखते हैं कि विकसित भारत की आकांक्षा है वो क्या है। तो विकसित भारत की आकांक्षा कैसे पूरी होगी, जब हम विकास में तेजी ले आएंगे, कैसे, जीडीपी हमारी बढ़े, हायर जीडीपी ग्रोथ रहे। इसके अलावा हम डेवलप कब होंगे, हम डेवलप तब कहलाएंगे ना जब हम समावेशी विकास सुनिश्चित कर पाएं, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास। क्योंकि अगर बात करी जाए पर कैपिटा इनकम कई कंट्रीज में अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर आय समानता भी ज़्यादा है, तो वो डेवलप्ड कंट्री नहीं कहलाई जा सकती सही मायनों में। तो अगर हम सही मायनों में विकसित भारत बनाना है तो समावेशी विकास सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा भारत की जो बढ़ता मध्य वर्ग है उसकी व्यय करने की क्षमता को भी बढ़ाना पड़ेगा। कैसे, अब भाई अगर आप यहाँ पे एक बात देखो, अगर लोगों के पास खर्च करने की क्षमता नहीं होगी तो सामान बनाने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं आएगी, डिमांड नहीं आएगी तो सप्लाई, और डिमांड नहीं रहेगी तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आय नहीं बढ़ेगा, आय नहीं बढ़ेगा तो फिर जीडीपी उतना अच्छे से नहीं बढ़ पाएगी। निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डालना, भाई गवर्नमेंट हर चीज़ अकेले नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, निजी क्षेत्र की भूमिका विकसित भारत में अति महत्वपूर्ण होने वाली है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो गवर्नमेंट केवल और केवल आधारभूत ढांचा प्रोवाइड कर सकती है, केवल और केवल आधारभूत ढांचा दे सकती है। बाकी अगर बात की जाए तो उत्पादकता की, तो उत्पादकता का काम, प्रोडक्शन का, उत्पादन का काम, बल्कि जो हमारा उत्पादन का काम है, प्रोडक्शन का काम है, वो किसका है, वो हमारा प्राइवेट सेक्टर का रहेगा,
गवर्नमेंट इनको रोड दे दे, फैक्ट्रीज बना के दे दे प्लग एंड प्ले मॉडल पर, कि आप आओ खाली अपना बिजनेस शुरू करो प्लग एंड प्ले मॉडल पर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर प्राइवेट सेक्टर उस पर काम करता रहे। इसके अलावा परिवारों के मनोभाव में उल्लास भरना, वो कैसे आएगा? तो महंगाई कम करके आएगा, बेरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करा कर आएगा। इन सब चीज़ों से विकसित भारत की जो आकांक्षा है वो पूरी हो सकती है। ठीक, तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो हमने अभी डिस्कस करा था बजट की थीम क्या है, सबका विकास। ठीक, और बजट में विकास के हैं 4 इंजन। कितने इंजन हैं विकास के? कितने इंजन? विकास के इंजन हैं 4। कौन कौन से? एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, एमएसएमई और एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, एमएसएमई और एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात, यानी कि ये हो गया उद्योग क्षेत्र, ये हो गया निवेश, और ये हो गया कृषि। ठीक है, तो अब बजट की थीम क्या है? तो अगर हम लोग इसको ऐसे याद कैसे कर सकते हैं? तो याद ऐसे करें, बजट का एम क्या है? बजट का एम क्या है? बजट का एम है सबका विकास। तो ये हो गई थीम। और एम है क्या? तो ए फॉर एग्रीकल्चर, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, एम फॉर एमएसएमई, ई फॉर एक्सपोर्ट, ई फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, तो बजट का एम क्या है, यहाँ से हम ये कर लेंगे। ठीक है, तो इतना अपने को याद हो गया। तो विकास के कितने इंजन? विकास के 4 इंजन। इस भारत की विकास यात्रा के कितने इंजन होंगे? 4। कौन कौन से? ए फॉर एग्रीकल्चर, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, एम फॉर एमएसएमई, ई फॉर एक्सपोर्ट। तो विकास के बजट का एम क्या है? सबका विकास। और एम है क्या? एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, अब इसमें जो ईंधन होंगे, इस इंजन के लिए फ्यूल भी तो चाहिए। कोई इंजन को चलाना होगा तो उसमें फ्यूल भरना पड़ेगा। तो फ्यूल क्या है? सुधार। फ्यूल क्या है? सुधार। अब सुधार कौन कौन से सुधार? तो कृषि क्षेत्र के सुधार, उद्योग क्षेत्र के सुधार, निर्यात सुधार, ठीक है, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, ये सारे सुधार हो गए। अगर मार्गदर्शक प्रेरणा की बात करें तो समावेशिता, यानी कि सबका साथ, सबका विकास, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। और गंतव्य क्या है? विकसित भारत। जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हों तो 2047 में विकसित भारत हमारा डेस्टिनेशन। तो गंतव्य क्या है? डेस्टिनेशन क्या है? विकसित भारत। ठीक, तो अगर इंजन की बात करें, इंजन है 4 एम। ठीक, 4 एम। उसका फ्यूल क्या है? फ्यूल है रिफॉर्म, यानी कि सुधार। इंजन कैसे चलेगा? सुधार करके। इंजन में सुधार करेंगे तभी इंजन चल पाएगा। इंजन को चलाने की प्रेरणा कहाँ से आ रही? सबका साथ, सबका विकास, यानी कि समावेशी विकास। और इंजन का डेस्टिनेशन कहाँ पहुंच के रोकनी है गाड़ी? 2047 में विकसित भारत पर गाड़ी रोकेंगे, विकसित भारत पर अपनी गाड़ी रोकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बजट का इंजन। ठीक, देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोग हैं। गुरुज़ादा अप्पा राव, गुरुज़ादा अप्पा राव की कहावत के साथ इस बजट को शुरू किया गया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब चुनौतियां, अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, पहला इंजन क्या है हमारा? पहला इंजन है कृषि। कृषि, पहला इंजन क्या है? कृषि। अब कृषि क्षेत्र में चुनौतियां क्या क्या हैं? तो कृषि क्षेत्र में इनपुट की समस्या। इनपुट क्या? सिंचाई की सुविधा, फर्टिलाइजर की सुविधा, बेहतर सर्विसेज की सुविधा। ठीक है, फसल विविधीकरण, हम लोग राइस और व्हीट पर ज़्यादा अभी भी डिपेंडेंट हैं, गेहूं और चावल पर। विविधीकरण पर ज़्यादा जोर नहीं है। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद अगर आप देखोगे तो दालें बाहर के देशों से आयात कर रहा है, तेल का आयात करता है, खाद्य तेल जो है उसका आयात करता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बाद भी ये चीज़ें, इसीलिए तो आप देखोगे तो तिलहन मिशन आया था 2024 में, 7 साल का। अभी इसमें देखने को मिलेगा दाल वाला मिशन आएगा। ठीक, उर्वरक और जल आदि का अधिक उपयोग, चूंकि किसानों में प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर जागरूकता का अभाव है, और जो कटाई बाद पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें समस्या है। अब और R&D में, कृषि पर R&D में निवेश की कमी है। प्रोफेसर अशोक गुलाटी की स्टडी कहती है कि अगर कृषि में 1 रुपये का निवेश करेंगे R&D में तो उत्पादन में 2.5 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये कृषि क्षेत्र की चुनौतियां हैं। अब कृषि क्षेत्र में क्या क्या घोषणाएं की गई? तो पहला इंजन कृषि है। तो पहली घोषणा जो की गई है वो सबसे पहली घोषणा है PM धन धान्य कृषि योजना। PM धन धान्य कृषि योजना। ठीक, क्या है भाई? इसको याद इतना रखना है, धन धान्य कृषि योजना को याद क्या रखना है? इसमें कितने जिले कवर करे जाएंगे? 100 जिले। कितने जिले? धन धान्य में कितने जिले? 100 जिले। धन धान्य में कितने? 100 जिले। लगभग 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होने की आशंका व्यक्त की गई है। अब ये कैसे जिले होंगे? तो कम उत्पादकता
जिन जिलों की उत्पादकता कम है, फसल जो सघनता है मध्यम फसल सघनता है, क्रॉप इंटेंसिटी मध्यम है, और जिनके पास फॉर्मल क्रेडिट औसत से कम ऋण मापदंड के अंतर्गत आते हैं। तो भारत में सबसे पहला पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पीसीएस क्वेश्चन बनाएगा तो सबसे पहला इतना तो बनाएगा ही बनाएगा कि पीएम धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत भारत में कितने जिलों को कवर करने की योजना बनाई गई है। तो 100 जिलों को। कितने जिले? 100 जिले। ठीक है, ठीक है। तो कम उत्पादकता वाले, कम फसल, मध्यम फसल सघनता वाले और औसत से कम ऋण मापदंड वाले 100 जिलों को टारगेट करा जाएगा पीएम धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत। आगे अगर बढ़े, कपास उत्पादकता मिशन की बात करें तो कपास उत्पादकता मिशन में 5 साल का सबसे पहले अपने को याद रखना है। कितने वर्षीय मिशन है? 5 वर्ष का मिशन है। कितने वर्षीय? 5 ईयर्स। तो कपास उत्पादकता मिशन, अब इसका फोकस क्या रहेगा? फोकस रहेगा लंबे रेशे वाला कपास। ठीक, लंबे रेशे वाला कपास। एक मूवी आई थी पुरानी वाली गोलमाल, नई अजय देवगन वाली नहीं, अमोल पालेकर वाली गोलमाल। उसमें वो छोटा कुर्ता पहनता है और बड़ा असहज महसूस करता है। तो आपको कुर्ता अगर देखोगे तो कुर्ता किससे बनेगा? कॉटन से। ठीक है, कॉटन से, कपास से। और कुर्ता कैसा होना चाहिए? छोटा है, लंबा। तो लंबा कुर्ता। तो कौन सा कुर्ता लंबा बना? किससे? कपास से। अब लंबा कुर्ता कैसे? लंबे रेशे वाले कपास से ही बन पाएगा। तो ऐसे याद रखना कि 5 वर्ष का मिशन है और लंबा कुर्ता, तो इसलिए लंबे रेशे वाले कपास पर फोकस है। और मोदी जी ने 5F अप्रोच की घोषणा करी थी लगभग 3 साल पहले। तो 5F अप्रोच क्या है? 5F अप्रोच टेक्सटाइल सेक्टर पे पीएम मित्र पार्क, एक पीएम मित्र पार्क अब भारत का पहला बन रहा है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा और भारत का पहला पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश में बनने वाला है। मित्र पार्क क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स। ठीक है, पीएम मित्र पार्क। तो ये क्या करेंगे? 5F अप्रोच मोदी जी ने दी थी कि हम पहले क्या करेंगे? फार्म मतलब खेत, खेत से फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। तो फार्म से फाइबर बनाएंगे, फिर उस फाइबर को फैक्ट्री में ले जाएंगे, उससे बनाएंगे कपड़े, फैशन, और फिर उसको करेंगे एक्सपोर्ट फॉरेन। फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन। तो कपास उत्पादकता मिशन 5F अप्रोच पर ही आधारित है। पीएम मित्र पार्क का एक फैक्ट याद रख लेना, मध्य प्रदेश में खोला जा रहा है पहला मित्र पार्क। तो कितने वर्ष का मिशन कपास उत्पादकता? 5 वर्ष का मिशन। कैसा कुर्ता? लंबा कुर्ता। लंबा कुर्ता मतलब लंबे रेशे वाले कपास। ठीक है, 5F अप्रोच। अब अगर बात करी जाए दलहन की, तो एक बहुत बड़ी पैराडॉक्स है इंडिया के केस में। एक के क्या है पैराडॉक्स भाई? इंडिया दालों का एक बहुत बड़ा उत्पादक भी है और इसके साथ ही दालों का इंपोर्ट भी करता है। इसका मतलब अपनी डोमेस्टिक नीड को पूरी नहीं कर पा रहा है। इसी के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने इस बजट में दलहन मिशन की घोषणा की। ये 6 वर्षीय मिशन होने वाला है। कितना? कपास वाला कितना था? 5। दलहन वाला कितना? 6। अब इसमें 3 प्रकार की दालों पर फोकस किया गया, तूर, उड़द, मसूर। तूर, उड़द, मसूर। अब इसको कैसे याद करोगे? कौन सी दाल? कितनी दाल? 3 दाल। कितनी दाल? 3 दाल। कितने वर्ष का मिशन? 6 वर्ष का मिशन। लेकिन दाल के नाम, अब अगर आप के घर कोई आता है, वो कहेगा तुम कौन सी दाल खाते हो? तुम कौन सी दाल खाते हो? तो बोलेगे तुम वाली। कौन सी? तुम वाली। कौन कौन सी? तूर, उड़द और मसूर वाली। तूर, उड़द और मसूर वाली दाल खाते हैं। तुम वाली तूर, उड़द और मसूर वाली दाल खाते हैं। इसमें किस बात पे फोकस करा जाएगा? प्रोटीन एनहेंसमेंट पे, उत्पादकता को बेहतर करने पे, बेहतर जलवायु अनुकूलन वाले बीजों को डेवलप करने पे। ठीक है, अब इसका एक फायदा ये भी होगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा। जो फसल विविधीकरण की समस्या हम लोगों ने देखी थी शुरुआत में, उसका भी हल होगा। क्योंकि कम पानी लगता है, थोड़ा सा जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा रहता है दलहन का, बस इतना सा अंतर है। अन्यथा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, किसानों की आय भी बेहतर होगी और भारत की स्वयं के जो इंपोर्ट आयात कर रहा है दाल के आयात करने में जो बिल हो रहा है वो बिल भी घटेगा, पैसा बचेगा, तो विकास कार्यों पर बेहतर खर्च किया जा सकेगा। इसका ये मिशन का फायदा भी होगा। इसके अंतर्गत नेफेड और एनसीसीएफ को 4 वर्षों तक किसानों से दलहन खरीदने के लिए सरकार ने गारंटी दी है कि नेफेड और एनसीसीएफ 4 वर्षों तक किसानों से दलहन खरीदेंगे। तुम दलहन उगाओ, तुम्हें बेचने की कोई टेंशन नहीं। नेफेड और एनसीसीएफ कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक खरीदेंगे। 6 वर्ष का मिशन है। 6 वर्ष में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। कौन सी दाल? तुम वाली दाल, तूर, उड़द, मसूर वाली दाल। ठीक है। चौथी घोषणा की गई कृषि क्षेत्र के लिए मखाना बोर्ड की। कहाँ पे? बिहार में। तो मखाना बोर्ड कहाँ पे बनाया जाएगा? बिहार में। क्योंकि मखाने का 90% उत्पादन बिहार में होता है। ठीक, तो मखाना बोर्ड कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार में। ठीक, और बिहार में भी अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात की जाए किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो बिहार में मधुबनी नाम के डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मखाने का उत्पादन होता है। लेकिन एक बड़ी पैराडॉक्स ये भी है कि बिहार
90% मखाने का प्रोडक्शन करता है, पर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मखाने का पंजाब है। क्यों? क्योंकि बिहार में बेहतर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, बेहतर वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता है, जिस वजह से पंजाब सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभरा। ठीक, इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जा रही। मखाना बोर्ड क्या करेगा? किसानों का एफपीओ का गठन होगा, मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन करेगा, बाजार की पहचान करके देगा। अब इससे फायदा क्या होगा? एफपीओ के गठन से एक तो उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बेहतर बार्गेनिंग होगी, उस वजह से किसानों की आय भी बढ़ेगी, बाजार की पहचान करने से मार्केटिंग में सुधार हो जाएगा, और मूल्य संवर्धन मतलब खाद्य प्रसंस्करण पर जोर। तो इसके ये फायदे होंगे, किसके? एफपीओ का गठन, मूल्य संवर्धन, बाजार की पहचान करना, ठीक है, विपणन में सुधार लाना, मतलब मार्केटिंग, विपणन मतलब मार्केटिंग में सुधार लाना। तो मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ होगी? बिहार में। मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ होगी? बिहार में। एक और सुधार किया गया, किसानों को बेहतर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केसीसी की सीमा कितनी? 3 लाख से 5 लाख कर दी गई। केसीसी की सीमा कितनी कर दी गई? 3 लाख से 5 लाख कर दी गई। केसीसी की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में। इसको याद रखना, यूपी पीसीएस का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहा है पुराने जमाने में, प्राचीन काल में बहुत पूछा है, और हो सकता है इस बार फिर से आ जाए स्टेटमेंट में कि केसीसी के संबंध में सत्य कथन पहचाने। इसकी शुरुआत 1998 में हुई और वर्तमान बजट में इसकी सीमा 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है। इसके अलावा इसमें और किसे किसे जोड़ा गया? तो अगर बात की जाए तो इसमें मछुआरों को जोड़ दिया गया और डेयरी किसानों को जोड़ दिया गया। तो मछुआरों और डेयरी किसानों को भी इसमें जोड़ा गया है केसीसी के माध्यम से। ठीक है, तो केसीसी 3 लाख से 5 लाख लिमिट हो गई है, और मत्स्य पालन और डेयरी फार्मिंग को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात की जाए तो 100 विकासशील कृषि जिलों में रोजगार निर्माण हेतु समृद्धि तथा लचीलेपन का निर्माण कार्यक्रम चलेगा। तो कहाँ पे? 100 विकासशील कृषि जिलों में। अब धन धान्य कृषि योजना कहाँ कितने जिलों में चल रही थी? 100 में। ठीक है, और ग्रामीण समृद्धि तथा लचीलेपन का निर्माण कार्यक्रम कितने जिलों में चलेगा? वो भी 100 में चलेगा, दोनों में कॉमन। तो ग्रामीण समृद्धि 100 जिले, धन धान्य 100 जिले। अब धन धान्य से आएगी समृद्धि, तो समृद्धि कितने जिलों में आएगी? 100 जिलों में। और धन धान्य कितने? 100 जिलों में। तो ऐसे याद कर लो, धन धान्य से आएगी समृद्धि कितने जिलों में? 100 जिलों में। तो एक ही पॉइंट से दोनों प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की बात की गई। अगर बात करी जाए तो पिछले बार 109 वेराइटीज़ की बात की गई थी, पिछले बजट में 109 वेराइटीज़ डेवलप करनी थी। इस बार उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी तथा जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की घोषणा की गई है। इसके अलावा नामरूप असम में यूरिया संयंत्र लगाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि सीधा फैक्ट है कि भारत बजट में किस जगह यूरिया संयंत्र लगाने की घोषणा की गई? तो नामरूप नाम की जगह पर की गई। इसके अलावा ये कहते हैं कि उत्प्रेरक बजट में सरकार कह रही है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक डाक सिस्टम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्प्रेरक का काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट क्या होता है? जो एक रिएक्शन की रेट बढ़ा देता है, स्वयं में कोई चेंज नहीं आता है उसमें रिएक्शन के दौरान, बट रिएक्शन की रेट बढ़ा देता है। और वो रिएक्शन क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला रिएक्शन, और फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ बेहतर क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि बेहतर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाला जो रिएक्शन है उसकी रेट को बढ़ा देगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की पहुंच लगभग हर गांव में है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उत्प्रेरक कौन है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इतना आपको याद रखना है। कैटलिस्ट कौन? ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मत्स्य संपदा योजना, पीएम आशा, इन सभी के बजट में वृद्धि की गई है। ठीक है, इसको याद रखना है। आशा क्या है? अन्नदाता, जो हमारी किसानों की जो आय है, अन्नदाता आय संरक्षण योजना, तो उसके संबंध में उसके बजट में वृद्धि की गई है। तो हमें कृषि क्षेत्र में जो पहला इंजन क्या है? कृषि। तो कृषि में हमें याद रखना है सबसे पहले धन धान्य। धन धान्य कितने जिलों में? 100 जिलों में। लगभग 1.7 करोड़ किसानों के लाभान्वित होने की आशंका है। कम उत्पादकता वाले, मध्यम फसल सघनता वाले जिलों को फोकस किया जाएगा। कपास उत्पादकता मिशन कितने साल का? 5 साल का। अब कपास कौन सा कुर्ता पहनेंगे? लंबा कुर्ता, यानी कि लंबे रेशे वाले कपास पर फोकस। पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश में लग रहा है। दलहन में आत्मनिर्भरता दलहन मिशन कितने साल का? 6 साल का। तुम कौन सी दाल खाते हो? तुम वाली, तूर, उड़द, मसूर वाली दाल खाते हैं भाई। ठीक है, और नेफेड और एनसीसीएफ 4 साल तक नॉन स्टॉप दाल खरीदेंगे, किसानों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मखाना बोर्ड, सबसे ज्यादा मखाना कहाँ? बिहार में। 90% देश का मखाना कहाँ? बिहार में। लेकिन समस्या क्या है? उत्पादन सबसे ज्यादा बट निर्यात सबसे ज्यादा पंजाब कर रहा है। तो इसलिए सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ? बिहार, मखाने का। इसलिए मखाना बोर्ड कहाँ लगेगा? जहां सबसे ज्यादा उत्पादन, यानी बिहार में लगेगा मखाना बोर्ड। केसीसी की सीमा, केसीसी की शुरुआत कब हुई? 1998 में। सीमा कितनी? 3 लाख से 5 लाख। और डेयरी फार्मर्स और फिशरी सेक्टर यानी कि मत्स्य पालन को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा
अब चूंकि धन धान्य कितने जिलों में आ रहा था, 100 जिलों में। धन धान्य से क्या आएगी, धन से क्या होती है, समृद्धि, तो समृद्धि कार्यक्रम भी कितने जिले, 100 जिलों में। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की भी घोषणा की गई, यूरिया संयंत्र लगाएंगे असम में। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट कौन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उत्प्रेरक है भारतीय डाक बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, तो भारतीय डाक उत्प्रेरक का काम करेगी, भारतीय डाक उत्प्रेरक का काम करेगी। अब आते हैं सेकंड इंजन पर। एम देखा था ना हम लोगों ने, एम तो एम में अब चूंकि बजट में अगर हम लोग देखें जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे सेकंड नंबर पे तो एमएसएमई है ना, तो हमने याद करने के लिए इसको एम बना लिया, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट। बट अगर बजट में बात की जाए तो यहाँ सेकंड नंबर पर एमएसएमई है। तो इसी के ऑर्डर में चलते हैं और हम लोग बात करते हैं एमएसएमई की। दूसरा इंजन एमएसएमई। अब एमएसएमई के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं। एमएसएमई के सामने बड़ी चुनौती है, एक तो ऋण उपलब्धता में कमी, इसके पास ऋण उपलब्धता में कमी जिस वजह से लागत बढ़ जाती है। दूसरा स्किल डेफिसिट यानी प्रशिक्षित कार्यबल की कमी जिसकी वजह से उत्पादकता में गिरावट आती है। बेहतर टेस्टिंग और ग्रेडिंग सुविधा नहीं है। अब चूंकि बेहतर टेस्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग की फैसिलिटी बहुत अच्छी ना होने के कारण फॉरेन मार्केट में निर्यात करने में समस्या आती है, जिस वजह से आय उतने अच्छे तरीके से नहीं बढ़ पाती है। समय से उधारी का वापस न मिलना और निर्यात में गिरावट क्यों, क्योंकि टेस्टिंग और ग्रेडिंग अच्छी नहीं है। अब एमएसएमई में क्या क्या सुधार करे गए, तो सबसे पहले एमएसएमई में हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहला सुधार तो यही हुआ कि निवेश और टर्नओवर में बदलाव हुआ है, संशोधन हुआ है। निवेश और टर्नओवर में संशोधन हुआ है। अब इसको याद करने की मैं आपको सीधी ट्रिक बताता हूँ, सीधे, थोड़ा सा मेहनत लगेगी दोस्तों, बट अगर हम लोगों ने एक बार इस पर ध्यान रख लिया तो हम लोग हमेशा के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 मिनट लगेगा सबसे ज़्यादा, बट क्वेश्चन हमेशा सॉल्व रहेगा। निवेश और टर्नओवर, हमें बस एक फिगर याद रखना है, पुराना निवेश 1,10,50, पुराना वाला है 1,10,50। अब पुराना टर्नओवर 1,10,50 का कर दो 5 गुना, तो 1 का 5 गुना 5, 10 का 50, 5 का 250, ये है पुराना टर्नओवर। ये कैसे मिला, 5 गुना करने पे। ठीक, 5 गुना करने पे मिल गया पुराना टर्नओवर। तो हमें एक फिगर याद रखना, 1,10,50। ठीक, 5 गुना करने पे मिला पुराना टर्नओवर। अब चूंकि संशोधन हो गया है तो नया चाहिए भैया। अब निवेश में संशोधन और टर्नओवर में संशोधन, निवेश में संशोधन और टर्नओवर में, तो पुराना कितना था 1,10,50, तो निवेश में करना है संशोधन में 2.5 गुना, तो 1 का 2.5 गुना 2.5, 10 का 25, 50 का 125। टर्नओवर में करना है 2 गुना, पुराना टर्नओवर कितना था 5, 50, 250, 5, 50 और 250, 2 गुना करना है, तो 5 का 10, 100 और 500, तो वर्तमान कितना हो गया। अब इतना याद रखना, एक फिगर याद कर लेना निवेश का 1,10,50, तो इससे पुराना निवेश की सीमा, इसको करेंगे 5 गुना तो पुराना टर्नओवर की सीमा मिल जाएगी। ठीक, पुरानी टर्नओवर की सीमा मिल गई, दोनों की बनाई टेबल, लिख लिया एक तरफ। अब नया निवेश 2.5 गुना और नया टर्नओवर 2 गुना हो गया है, बस। तो 1,10,50 और यहाँ 5, 50, 250 लिखे, 2.5 गुना कर दिया 1,10,50 में और 5, 50, 250 में 2 गुना कर दिया, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, तो एमएसएमई की बात करें तो देख लो आप खुद ही ये चीज़, इसको आप ध्यान रखें। इसके अलावा अब सूक्ष्म उद्यमियों के लिए, अब एमएसएमई का मतलब क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करा जाएगा। कितना, 5 लाख तक की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। किन्हें, सूक्ष्म उद्यमियों को। अब सूक्ष्म उद्यमी कौन, जिनका निवेश 2.5 करोड़ और जिनका टर्नओवर 10 करोड़ वाला है वो। अच्छा, इस सीमा के बढ़ने से फ़ायदा क्या हुआ, इस सीमा के बढ़ने से फ़ायदा ये हो गया कि वो अपनी बेहतर स्केलिंग कर पाएंगे और अब अपना कारोबार बड़ा कर पाएंगे। इससे इन्हें फ़ायदा क्या होगा, अगर पहले बड़ा करते शायद तो वो एमएसएमई के फ़ायदों से बाहर निकलते, बट अभी चूंकि लिमिट 2 गुनी हो गई टर्नओवर की और ये निवेश की 2.5 गुना हो गई, तो 2.5 गुना स्केलिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख तक की सीमा का क्रेडिट कार्ड जारी करा जाएगा। कितने क्रेडिट कार्ड होंगे, 10 लाख। कितने, 10 लाख। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड ऐसे ही जारी नहीं किए जाएंगे, उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। तो सूक्ष्म, पहली बात तो क्रेडिट कार्ड किसके लिए जारी होंगे, एक तो केसीसी था, लेकिन दूसरा क्रेडिट कार्ड किसके मिलेगा, सूक्ष्म उद्यमी को। किसको, सूक्ष्म उद्यमी को मिलेगा, क्रेडिट कार्ड। और
कितने लोगों को? 10 लाख जारी किए जाएंगे, लेकिन अनिवार्यता किस चीज़ की? उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अब पहली बार के उद्यमियों के लिए मेन फोकस SC ST और विमेन पर रहेगा, महिलाओं पर रहेगा। 5 लाख पहली बार के उद्यमियों को 2 करोड़ तक के ऋण अगले 5 वर्ष में बांटे जाएंगे, और ये कोलेटरल फ्री लोन रहेंगे, मतलब आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना होगा, आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना होगा। तो 2 करोड़ तक के कोलेटरल फ्री लोन अगले 5 वर्षों में बांटे जाएंगे पहली बार के उद्यमियों के लिए। किन के लिए? पहली बार के उद्यमियों के लिए बांटे जाएंगे। अगर बात की जाए इसी क्षेत्र में फुटवियर और लेदर क्षेत्र की, अब फुटवियर और लेदर क्षेत्र की बात करी जाए तो अगर हम लोग देखें तो फुटवियर और लेदर क्षेत्र में फोकस उत्पाद स्कीम की बात की गई है। फोकस उत्पाद स्कीम से लगभग 22 लाख रोजगार और 4 लाख करोड़ तक के कारोबार की आशंका व्यक्त की गई है, अनुमान व्यक्त किया गया है। तो फोकस उत्पाद स्कीम किससे संबंधित? फा से फोकस, फा से फोकस और फा से फुटवियर, फा से फोकस और फा से फुटवियर, फा से फोकस और फा से फुटवियर, फा से फोकस और फा से फुटवियर। ठीक है, तो फोकस उत्पाद स्कीम किसके लिए? फुटवियर के लिए। कितना रोजगार? 22 लाख रोजगार। इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, सॉरी फूड प्रोसेसिंग बोलिए, खाद्य प्रौद्योगिकी फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? प्रोसेसिंग में फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अब मखाना बोर्ड कहाँ? बिहार में। खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ? बिहार में। फुटवियर कौन सी स्कीम? फा से फुटवियर, फा से फोकस। तो फोकस स्कीम किस पे फोकस रख रही है? फुटवियर पर फोकस रख रही है। खिलौना क्षेत्र में मेड इन इंडिया ब्रांड डेवलप करने पर भी जोर दिया गया है इस बजट में। अब इन तीनों का अगर बात की जाए, फुटवियर क्षेत्र की, खिलौना क्षेत्र की, ठीक है, इनकी, तो ये और ये फूड प्रोसेसिंग, ये सब क्या इंडस्ट्री, हम लोग अगर बात करें तो ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो इससे रोजगार की भी जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो 22 लाख रोजगार का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके अलावा एक फैक्ट और है जो यहाँ मैं लिखना भूल गया था। अगर हम लोग बात करें कि जो क्रेडिट गारंटी जो गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है, तो अगर बात की जाए तो माइक्रो और स्मॉल को जो क्रेडिट गारंटी है पहले 5 करोड़ थी, अब कितनी क्रेडिट गारंटी मिल रही है? 10 करोड़ की। 10 करोड़ की क्रेडिट सुरक्षा, 10 करोड़ की सुरक्षा किसे? माइक्रो और स्मॉल को। अगर स्टार्टअप की बात की जाए तो इन्हें मिल रही है अब 20 करोड़ की सुरक्षा। ठीक है, स्टार्टअप को कितनी मिल रही है? 20 करोड़ की सुरक्षा। और जो निर्यातक MSME है, जो एक्सपोर्ट करने वाली MSME है, कौन सी? निर्यातक MSME है, उन्हें कितनी सुरक्षा मिल रही है? तो उन्हें अब सुरक्षा मिल रही है 20 करोड़ तक, 20 करोड़ तक की उन्हें सुरक्षा मिल रही है। तो ये हमारा दूसरा इंजन कंप्लीट हो गया। दूसरा इंजन क्या है? MSME। दूसरा इंजन MSME। तो हम लोगों ने इसमें देखा MSME में निवेश और टर्नओवर की जो संशोधन हुआ है वो हमने देखा, और उसको ऐसा देखा है कि अपने को कुछ नहीं करना, अपने को खाली इतना याद रखना, 1 10 50 एक बार याद रखा, पुराना टर्नओवर 5 गुना था निवेश का, उसके बाद नए निवेश 2.5 गुना हो गया पुराने वाले से, और पुराने वाले टर्नओवर से नया टर्नओवर 2 गुना हो गया। इतना याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो प्रथम इंजन कृषि देख लिया। दूसरा सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख तक की सीमा वाले क्रेडिट कार्ड, उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा पहली बार के उद्यमियों के लिए, 2 करोड़ तक के ऋण अगले 5 वर्षों में। फोकस उत्पाद फा से फोकस, फा से फुटवियर, किस पे? फुटवियर क्षेत्र के लिए 22 लाख रोजगार का जनरेशन होने की संभावना है, 4 लाख करोड़ तक का कारोबार। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान लगेगा। माइक्रो और स्मॉल यूनिट के लिए 10 करोड़ की क्रेडिट सुरक्षा, स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ की क्रेडिट सुरक्षा, और निर्यातक यानी एक्सपोर्टर MSME के लिए 20 करोड़ तक की क्रेडिट सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर हम तीसरे इंजन की बात करें, निवेश की, ठीक, निवेश की बात करें अब, तो निवेश में सबसे पहली बात ये बोली गई कि हम लोग क्या करेंगे? मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। तो इसमें क्या करना है अपने को? अपने को मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड के लिए 5 कौशल उत्कृष्टता केंद्र भारत में स्थापित करे जाएंगे। तक हम लोगों ने 2 इंजन्स देख लिए, कृषि और MSME। कृषि में क्या देखा था? तो कृषि में देखा था धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों से संबंधित, कपास मिशन 5 वर्ष का, लंबा कुर्ता, लंबे रेशे वाला कपास, ठीक है, दलहन मिशन 6 साल का, कौन सी दाल? तुम वाली दाल, तूर उड़द मसूर वाली दाल, ठीक है। और मखाना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बिहार में। बिहार में सबसे ज़्यादा, तो मखाना बोर्ड कहाँ? बिहार में।
खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ? बिहार में। यूरिया संयंत्र असम के नामरूप में। केसीसी की सीमा 3 लाख से 5 लाख कर दी गई। एमएसएमई में टर्नओवर में, निवेश में और टर्नओवर में संशोधन हुए, वो भी हम लोगों ने देख लिया था टेबल के माध्यम से। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी में और क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं सूक्ष्म उद्यमियों के लिए, वो सारी घोषणाएं भी हम लोगों ने देख ली। अब आते हैं तीसरे इंजन पर, वो है निवेश। इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में अगर सबसे पहली बात की जाए बजट में, तो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की बात की गई है। और यहाँ पर भारत में आकांक्षी जिलों में, क्योंकि ये आकांक्षी जिले जनरली पिछड़े जिले होते हैं, और पूर्वोत्तर पर विशेष जोर दिया गया है। इससे क्या होगा? बेहतर विकास होगा, बच्चों को बेहतर पोषक तत्व उपलब्ध होंगे, बेहतर भोजन उपलब्ध होगा, जिससे शारीरिक विकास अच्छा होगा। शारीरिक विकास अच्छा होगा, बीमारियां कम होंगी और ग्रोथ अच्छी होगी। आईआईटी में क्षमता का विस्तार, R&D। ठीक है, R&D, तो R&D का विस्तार करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर। सभी जिला अस्पतालों में आने वाले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। डे केयर सेंटर किसके लिए? कैंसर से लिखाई है इसमें, कैंसर केंद्र, डे केयर कैंसर केंद्र। वर्तमान में कितने? इसी वर्ष 200 कितने खोले जाएंगे इस वर्ष? 200 डे केयर सेंटर खोले जाएंगे इसी वर्ष। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की बात की गई। स्कूली और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी। कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। तो यहाँ पर बात क्या थी? प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड। अब मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड तभी संभव हो पाएगा जब लोगों में बेहतर कौशल होगा। ठीक है, तो कौशल प्रशिक्षण के लिए कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे? 5। कितने? 5। इसको याद रखना, अभी नाम नहीं डिस्क्लोज करे गए हैं, तो आपको याद रखना कितने कौशल उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कौशल विकास के लिए? 5। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं। अटल टिंकरिंग तो अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी? 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र, जिसका कुल परिव्यय 500 करोड़ होगा। तो AI पर भी जोर दिया गया है। ठीक है, तो एजुकेशन में AI को शामिल करने के लिए AI पर भी विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। तो सभी सरकारी माध्यमिक स्कूल तथा PHC जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। अगर चिकित्सा की विस्तार करें तो अगले 5 वर्षों में कितनी सीटें जोड़ने हैं? 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य है, और लक्ष्य से 10,000 अतिरिक्त सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड कैसे संभव होगा? जब हम कौशल विकास करेंगे और 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र लगाएंगे। चिकित्सा में 75,000 सीटें अलग जोड़ी जाएंगी, 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। PM स्वनिधि के तहत 30,000 तक का एक्स्ट्रा UPI से जुड़ा क्रेडिट कार्ड, 30,000 की लिमिट का, कितनी? 30,000 की लिमिट का क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा PM स्वनिधि वालों के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ये स्कीम थी, स्वनिधि स्कीम। तो इस योजना में 30,000 रुपये तक का UPI से जुड़े हुए क्रेडिट कार्ड 30,000 की लिमिट का जारी किया जाएगा। और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा। किनका? ये बेसिकली गिग वर्कर्स के लिए है। तो गिग वर्कर्स अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होंगे और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उनकी स्वास्थ्य देखरेख की जाएगी। स्वास्थ्य देखरेख की वजह से उन्हें क्या होगा? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो क्या होगा? उत्पादकता बेहतर होगी। उत्पादकता बेहतर होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि GDP की बेहतरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं भाई? यहाँ पर एक होती है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, कि रिसोर्स तो वही था बट उसमें कुछ हल्के फुल्के चेंजेस कर दिए, तो उस थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज का लाभ उठा के ये चीज़ प्राप्त की जा सकती है, प्रोडक्टिविटी को बेहतर किया जा सकता है। तो ये लोगों में निवेश में ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की बात की गई। IIT की क्षमता का विस्तार, R&D का विस्तार करेंगे। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर खोलने और इसी वर्ष 200 डे केयर सेंटर खोलने। इसी वर्ष 200 डे केयर सेंटर खोलने। स्कूली और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी। मेन याद रखना 5 कौशल विकास राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स जो इनोवेशन को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, इसके बाद AI पे, शिक्षा में AI को जोड़ने के लिए 500 करोड़। सारे ग्रामीण क्षेत्रों के कितने? माध्यमिक स्कूल, अब प्राइमरी स्कूल ना कर देना, बस इतना याद रखना, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी माध्यमिक स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो सरकारी अस्पताल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। चिकित्सा शिक्षा में, मेडिकल में नई सीटें जोड़ी जाएंगी 50,000। PM स्वनिधि में 30,000 की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और गिग वर्कर्स का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण और उन्हें PM जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य की देखरेख का लाभ मिलेगा। ठीक है,
आगे बात करें अगर, तो निवेश में ही देखें अगर, तो और क्या कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग IIT और IISc बेंगलोर वाला, वहाँ पर 10,000 फेलोशिप प्रदान करने की घोषणा की गई है इस बजट में। फसल जन्मप्राज्म के लिए जीन बैंक, फसल जन्मप्राज्म के लिए जीन बैंक की घोषणा की गई। ये क्या है? जीन बैंक बेसिकली वो जगह है जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी कुल मिला के प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट का, जैसे कि टिश्यू है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, उनका प्रिजर्वेशन किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, ताकि भविष्य में अगर उनमें कुछ चेंजेस करने और रिसर्च करनी हो बायोटेक के यूज़ के जरिए और बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जर्म प्लाज्म की स्थापना की जाती है। तो पहला जर्म प्लाज्म 1996 में दिल्ली में खोला गया था। कहाँ खोला गया? पहला दिल्ली में। और अब दूसरा 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों वाला दूसरे जीन बैंक की घोषणा की गई है। ठीक है, 10 लाख की दूसरा की घोषणा की गई है। अब अगर बात करी जाए, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, अपने फ्लो चार्ट पर वापस आते हैं। तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसी पे रहते हैं, अभी फिर आते हैं वापस। अब अगर बात की जाए ज्ञान भारतम मिशन की, ज्ञान भारतम मिशन, तो 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल करने के लिए हमारी पांडुलिपि धरोहर का प्रलेखीकरण और संरक्षण किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन, अब इसको कैसे याद रखना, ये पांडुलिपियों से संबंधित है। पांडुलिपि मतलब जो पुरानी, जो हमारे मतलब जो शास्त्रीय, जो पुराने एकदम से जो दस्तावेज हैं, जैसे कि वेद वगैरह हैं, उपनिषद हैं, पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं जिन चीज़ों की, तो उन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए। तो भारत का ज्ञान कहाँ पर है? पांडुलिपियों में। प्राचीन ज्ञान कहाँ पर है भारत का? पांडुलिपियों में। तो ज्ञान भारतम मिशन किससे संबंधित हो गया? भारत का ज्ञान, ज्ञान भारतम मिशन किससे संबंधित हो गया? पांडुलिपियों से संबंधित हो गया। ठीक है। इसके बाद अनुसंधान विकास और नवाचार में 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन, ये क्या करेगा? तो ये भूस्थानिक मिशन कुछ नहीं, हमारी अवसंरचना और डेटा को विकसित करेगा और डिजिटाइजेशन करेगा कुल मिला के। जो शहरी योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके डिज़ाइन में आधुनिकीकरण में सुविधा, सारा रिकॉर्ड को डिजिटल करना। ठीक है, सारे रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी निवेश पे ही दे रहते हैं, अब निवेश में थोड़ा सा और देखते हैं। निवेश में क्या है? 2033 तक हमने 5 स्वदेश विकसित स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर संचालित करने का भी प्रस्ताव रखा है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होता है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जनरली छोटी जो कैपेसिटी वाले न्यूक्लियर रिएक्टर रहते हैं। जो बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर रहते हैं वो लगभग 700 मेगावाट तक का बिजली का उत्पादन कर लेते हैं, बट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की क्षमता जो है वो 300 मेगावाट की है। 300 मेगावाट तक की क्षमता वाले जो रिएक्टर्स होंगे उनको 2033 तक कितने? 5 स्वदेशी विकसित SMR संचालित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक, अब आगे अगर हम लोग बात करें, जर्म प्लाज्म, ज्ञान भारतम मिशन हमने ये देख लिया, भूस्थानिक मिशन देख लिया। ठीक है, सरकारी के वर्ष ये भी हमने देख लिया था अभी। अब निवेश में हमने इतना देखा, निवेश के दूसरे पहलू देखते हैं। अब और कहाँ कहाँ हम लोग निवेश कर रहे हैं। तो अवसंरचना के लिए राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अवसंरचना के लिए राज्यों को कितना? 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, 50 वर्षीय, तो कितना? 50 वर्षीय। कितने वर्षीय? 50 वर्षीय। इसको इस फिगर से ही देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो अवसंरचना में निवेश के लिए राज्यों को कितना? 50 वर्ष। कितना? 50 वर्ष। ठीक है, ब्याज मुक्त ऋण, 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण। अगर जल जीवन मिशन की बात की जाए तो 2028 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया 100%, हर घर जल हर घर नल। ठीक है, हर घर नल हर घर जल। तो उसके लिए इसको शुरू कब किया गया था? 2019 में जल जीवन मिशन शुरू हुआ। 2025 में समाप्त करने की बात की गई थी, लेकिन अभी 80% कवरेज प्राप्त हो पाया है, तो इसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है। 2000 कब तक बढ़ा दिया जल जीवन मिशन को? 2028 तक। अगर विद्युत क्षेत्र में सुधार करेंगे राज्य तो अपनी GSDP का 0.5% एक्स्ट्रा उधारी मिल पाएगी। अभी जो है FRBM एक्ट क्या कहता है? 3% से ज़्यादा अपनी स्टेट GDP के 3% से ज़्यादा लोन नहीं ले सकते हैं स्टेट्स। ठीक है, स्टेट की जो GSDP है उसके 3% का लिमिट लगी हुई है, बट अगर विद्युत क्षेत्र के सुधार करेंगे तो 0.5% एक्स्ट्रा लोन मिल जाएगा। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की बात की जाए तो ये कब से कब तक है? 2025 से 30 तक। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि 2025 से 30 तक है ये योजना, 2025 से 30 तक। ठीक है, अब ये परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना क्या है? जो एसेट्स गवर्नमेंट की हैं, जो बेकार पड़ी हैं, जहाँ कुछ काम धंधा नहीं हो रहा है, खाली उनका ना तो कोई इस्तेमाल हो रहा है, ना गवर्नमेंट ही उन्हें यूज करने के मूड में है, तो गवर्नमेंट उनको बेच देगी, परिसंपत्ति का मौद्रीकरण करेंगे। तो जिस वजह से क्या लगभग 10 लाख करोड़ की पूंजी वापस आने के लिए इसका शुरुआत की गई। कब से कब तक? 2025 से 30 तक। शहरी चुनौती निधि का निर्माण किया जाएगा, अर्बन चैलेंज फंड का,
विकास केंद्र के रूप में शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास किया जाएगा। ठीक है, तो शहरी चुनौती फंड कितने 1 लाख करोड़ रुपए दिया गया। शहरी चुनौती फंड में कितना दिया गया 1 लाख करोड़। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन जनरली आएगा शहरी चुनौती फंड के लिए निधि के लिए कितना आवंटन किया गया, 1 लाख करोड़ का आवंटन किया गया। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 30 तक के लिए चलाई गई। सामुद्रिक विकास निधि, अगर ब्लू इकोनॉमी पे भारत का फोकस है तो सामुद्रिक विकास निधि में सरकार द्वारा 49% तक का योगदान किया जाएगा और 25,000 करोड़ का संग्रह किया जाएगा। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, ठीक है, तो 2047 तक हमें कितना 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का हमने लक्ष्य रखा है। अगर उड़ान योजना की बात करें, उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक, तो अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ना, कनेक्टिविटी प्रदान करना। तो कितने नए गंतव्य 120, कितने वर्षों में 10 वर्षों में। तो आने वाले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ना है, ये हमें काम करना। अब अगर चूंकि बिहार का चुनाव नज़दीक था, जब बजट आया तो बजट में बिहार का विशेष ध्यान रखा गया। बिहार में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता। तो ये है क्या, एक मिनट आते हैं वापस अपने फ्लो चार्ट पर। अब बिहार पे आते हैं, तो बिहार में क्या है, बिहार के बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ग्रीन पटना एयरपोर्ट बनाया जाएगा, क्या है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। तो ग्रीन पटना ग्रीनफील्ड और बिहटा, बा से बिहार, बा से ब्राउनफील्ड। तो ब्राउनफील्ड कहाँ बन रहा है, बिहटा में, ये बजट में घोषणा की गई है। तो बिहार के बिहटा में एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। 2033 तक तो ये हो गया। 100 गीगावाट हमें 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करनी है। ठीक, स्वामी निधि की बात की जाए तो स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग, 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। पर्यटन में बात करें तो पर्यटन में क्या है, शीर्ष 50 गंतव्यों का, जो शीर्ष 50 गंतव्य स्थल हैं भारत में, जहां सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, टॉप 50, उन गंतव्य स्थलों का विकास किया जाएगा। ई वीजा की बात, होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण को मतलब होम स्टे को अब मुद्रा ऋण के तहत कवरेज दे दी गई है। तो अब होम स्टे में मुद्रा ऋण मिल सकता है। अभी तक होम स्टे को मुद्रा ऋण के तहत लाभ नहीं मिल पाता था, अब होम स्टे को मुद्रा ऋण के तहत भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा युवाओं के गहन कौशल विकास पर बात की गई। गहन कौशल विकास कैसा, टूरिज्म से संबंधित, जैसे कि गाइड हो गया या फिर टूरिज्म के अन्य जो भी फैक्टर्स हैं टूरिज्म इंडस्ट्री संबंधित। और अब तक लगभग 75,000 सर्टिफिकेट्स बांटे जा चुके हैं। 75,000 सर्टिफाइड जो हमारे युवा हैं टूरिज्म सेक्टर में, उन्हें सर्टिफाई किया जा चुका है। यात्रा सुगमता यानी कि बेहतर रोड्स और कनेक्टिविटी बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा। और राज्यों को निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन, अगर राज्य इस क्षेत्र पे काम करेंगे तो उन्हें इंसेंटिव्स मिलेंगे। ठीक है, बेहतर अगर निष्पादन करेंगे, बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, अगर निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस, तो अगर बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे राज्य तो उन्हें पर्यटन के क्षेत्र में इंसेंटिव भी देगी सरकार। और यहाँ पर बुद्ध से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो गौतम बुद्ध से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो इतना अपने को याद रखना है। ठीक है, तो हमने निवेश कर लिया और तो हमने निवेश देख लिया। ठीक है, निवेश देख लिया हमने। अब हम एक बार चौथा इंजन देखते हैं और इसके बाद रुकेंगे। अभी चौथा इंजन क्या है, निर्यात। अब निर्यात में समस्या क्या है, एक्सचेंज रेट लगातार बढ़ रहा है, विविधीकरण की कमी है और डी ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है। विश्व में टकराव ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन भी आ रहा है। अगर बात की जाए, निर्यात संवर्धन मिशन की घोषणा की गई है। अब क्या किया गया, एमएसएमई को निर्यात ऋण सुलभ कराया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग मतलब क्या, कि आगे मतलब देशों के बीच भी फैक्टरिंग की जा सकती है। फैक्टरिंग बेसिकली होता यह है कि जब आप किसी दुकान, आपको कोई ऑर्डर मिला, मान लो आपको कोई मोबाइल कंपनी ने ऑर्डर दिया और उसने कहा कि मेरे को इतने मोबाइल चाहिए। अब वो एक बार में पेमेंट ना देके आपको एक इनवॉइस जारी कर दे कि भाई इतना ऑर्डर है। अब वो इनवॉइस के जरिए आप बैंक जा सकते हो और बैंक आपको उस इनवॉइस के बिहाफ पर पेमेंट कर देगा। उसको कहते हैं फैक्टरिंग। तो ये फैक्टरिंग सुविधा क्रॉस बॉर्डर मतलब दूसरे देशों के साथ भी फैक्टरिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गैर टैरिफ समस्या का समाधान, जो भी गैर टैरिफ समस्याएं हैं जैसे कि तकनीकी मानक, पैकेजिंग इशू, सुरक्षा नियम, लाइसेंसिंग के इशू, ये सारे इशू जो सामने आते हैं। एक तो टैरिफ वाला इशू हो गया जो कि टैक्स से संबंधित हुआ, लेकिन टैक्स के अलावा इंडियन प्रोडक्ट्स में क्या समस्या आ रही, तकनीकी मानक पूरे नहीं कर रहे हैं, बेहतर पैकेजिंग नहीं है, ग्रेडिंग बेहतर नहीं है, टेस्टिंग अच्छी नहीं हो रही है। तो इन सब पर भी इन सब समस्याओं का समाधान किया जाए। और इससे क्या होगा कि जब बेहतर टेस्टिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग बेहतर होगी तो हमारा एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत ट्रेड नेट क्या है,
तो भाई भारत ट्रेड नेट के तहत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ जो हमें एकीकरण करना है, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है सारा डेटा एक जगह, तो उसके लिए एक भारत ट्रेड नेट नाम के एकीकृत प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है। ठीक है, ठीक। तो जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से एकीकरण करेगा, उसमें सहायता प्रदान करेगा, वो भारत ट्रेड नेट शुरू करा जाएगा। सारा डेटा एक ही जगह उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि कारोबार में सुगमता होगी। और इस कारोबार में सुगमता वैश्विक, चूंकि हम लोग क्या होंगे, ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट हो जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन सारा एक जगह हो जाएगा, तो हमारा एक्सपोर्ट्स बेहतर होने की संभावना है। और भारत ट्रेड नेट को भी इंडिया स्टैक का हिस्सा बना दिया गया है। इंडिया स्टैक क्या है, हम लोग इकोनॉमिक्स के लेक्चर में देखेंगे। अभी आप इंडिया स्टैक के क्या क्या भाग हैं ये जरूर देख सकते हैं। कुल मिला के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही भाग है, और इसमें आधार, केवाईसी, डिजी लॉकर, यूपीआई, आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज, कंसेंट लेयर और भारत ट्रेड नेट को शामिल किया गया। इसके अलावा टीयर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना करना। एक तो शहरी चुनौती निधि बनाई गई थी 1 लाख करोड़ वाली, हमने देखा निवेश में। अब एक्सपोर्ट में क्या कर रहे हैं, टीयर 2 शहरों में, जो छोटे शहर हैं, उन शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना करना। वैश्विक क्षमता केंद्र क्या होते हैं? वैश्विक क्षमता केंद्र बेसिकली किसी भी कंपनी के फ्रंट एंड ऑफिसेज होते हैं। एक होता है बैक एंड ऑफिस, जहाँ पे बैक एंड का काम चलेगा सारा। फ्रंट एंड ऑफिस जहाँ पर मेन डीलिंग्स होंगी, मीटिंग्स होंगी, वो सारा काम होगा, वो होते हैं फ्रंट एंड ऑफिस कंपनी के। तो वैश्विक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना टीयर 2 शहरों में करने की घोषणा की गई। इससे क्या होगा, टीयर 2 शहरों में भी कंपनीज अपने ऑफिस स्थापित करेंगी, और कंपनीज को टीयर 2 शहरों में चूंकि भूमि कम दाम पर उपलब्ध होगी, तो संभावनाएं भी अधिक हैं, और फिर विकास की संभावना भी ज़्यादा रहेगी, रोजगार ज़्यादा जनरेट होगा। एयर कार्गो के लिए स्टोरेज फैसिलिटी की घोषणा की गई, और उच्च मूल्य के शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें क्या किया जाएगा, जो हमारा स्टोरेज है, इनके स्टोरेज की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी बागवानी उत्पादों के लिए। अब अन्य उपाय हम क्या कर सकते हैं? अन्य उपाय हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी व निर्माण दक्षता बढ़ा लें। ठीक। इसके अलावा अगर बात करें तो हम अपने निर्यात बाजार का विविधीकरण करें। जैसे कि कृषि में विविधीकरण की समस्या, इसी प्रकार एक्सपोर्ट में भी हमें डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। अगर वर्तमान की बात करें तो अगर हम अपने वर्तमान में देखें तो वर्तमान में हमारा एक्सपोर्ट यूएसए 18%, यूरोपियन यूनियन 16% और ब्रिटेन में 4% कंसंट्रेटेड है। इसको हमें और बेहतर करना होगा। लोअर एंड इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, रुपए का अवमूल्यन भी किया जा सकता है, और इनपुट पर आयात शुल्क में कमी। अब आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की भी बजट में बात की गई है। होता क्या है कि इनपुट पर आयात शुल्क अधिक है। अब जब इनपुट पर आयात शुल्क अधिक है तो रॉ मटेरियल हमने इंपोर्ट करा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन गया महंगा, फिर हमें एक्सपोर्ट करेंगे महंगे दाम पे, तो कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी नहीं। कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहेगी, प्रतिस्पर्धात्मक हमारे जब निर्यात नहीं रहेंगे, तो एक्सपोर्ट में गिरावट आएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो फिशरी सेक्टर में अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप पर विशेष फोकस किया गया है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप पर विशेष फोकस है। तो कौन से दो हैं? फिशरी सेक्टर या मत्स्य सेक्टर से, मत्स्य पालन से जलीय कृषि से संबंधित अंडमान निकोबार। और बजट में ही ये बात बताई गई कि भारत मत्स्य पालन तथा जलीय कृषि के मामले में सेकंड रैंक पे है। ठीक है, तो भारत मत्स्य पालन तथा जलीय कृषि के मामले में सेकंड रैंक पर है। इसको याद रखना है। ठीक। अब चूंकि अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम लोग पहले एक बार रिकैप मारते हैं थोड़ा सा। हमने अभी देखा था कृषि, और वो तो हमने लगभग याद कर ही लिए सलीके से। अगर हम तृतीय इंजन की बात करें, निवेश की, तो निवेश कहाँ कर रहे थे हम लोग? लोगों में, अर्थव्यवस्था में और नवाचार में निवेश। तो सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, आकांक्षी जिले और पूर्वोत्तर पर संबंधित है। आईआईटी की क्षमता में विस्तार होगा। सभी जिलों में डे केयर सेंटर। अब डे केयर कैंसर सेंटर की वजह से होगा क्या कि लोगों को दूर नहीं भागना पड़ेगा, उन्हें अपने ही जिले में एक डे केयर सेंटर उपलब्ध हो जाएगा, और इसी वर्ष 200 डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए तो कौशल विकास के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब, कहाँ? सरकारी स्कूलों में। इससे क्या होगा? इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा में एआई के लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय। ग्रामीण क्षेत्र में सभी माध्यमिक स्कूल तथा पीएचसी ब्रॉडबैंड से कनेक्ट होंगे। पीएम स्वनिधि में 30,000 की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ाने की बात की गई, और गिग वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण तथा पीएम जन आरोग्य योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। अब बात करें तो अनुसंधान में निवेश करेंगे हम। अभी हमने क्या किया? हमने जनरली लोगों पर ध्यान दिया। हमने कैसे? सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, कौशल विकास, अटल टिंकरिंग, ये सब जनरली लोगों पर फोकस था हमारा कि हाँ, लोगों में हम कैसे निवेश करें। अब अगर हम लोग बात करें नवाचार में, तो आईआईटी में रिसर्च की फेलोशिप 10,000 देने की बात की गई। ठीक है। और भविष्य में खाद्य सुरक्षा, ठीक है,
इसके लिए हमने क्या करा, हमने बायोटेक्नोलॉजी के या भविष्य में बेहतर रिसर्च के लिए जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक की घोषणा की गई। अब फसल जर्म प्लाज्म के लिए दूसरा जीन बैंक है, ये कौन सा है, दूसरा जीन बैंक। पहला जीन बैंक 1996 में दिल्ली में खोला गया था, इसको याद रखना। ज्ञान भारतम मिशन की बात की गई, भारत का ज्ञान कहाँ समाहित है, पांडुलिपियों में समाहित है, तो ज्ञान भारतम मिशन भारत की पांडुलिपियों का संरक्षण करता है। अनुसंधान विकास और नवाचार के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन, राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन की घोषणा की गई। निर्यात संवर्धन मिशन की बात की जाए तो हम लोगों ने बात की गई कि एमएसएमई को निर्यात ऋण तक आसान पहुंच, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग हमने देख लिया था कॉन्सेप्ट क्या है। विदेशी बाजार में गैर टैरिफ समस्याओं के सामने करने में मदद करना, वो भी हमने देखा कॉन्सेप्ट क्या है। भारत ट्रेड नेट की बात की जाए तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से एकीकरण हेतु एक नया प्लेटफॉर्म जो कि इंडिया स्टैक का भी हिस्सा है। ठीक, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर टीयर 2 शहरों में खोले जाएंगे। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर क्या होते हैं, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स होते हैं फ्रंट एंड ऑफिसेज जहां पर मीटिंग्स वगैरह मेन डीलिंग्स सारी होती हैं, मेन स्टाफ जहां बैठेगा। एयर कार्गो के लिए भंडारण की सुविधा, तो यहाँ पर उच्च मूल्य के शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों पर विशेष बात की गई। तो एयर कार्गो में कौन है, बागवानी, एयर कार्गो से संबंध रखता है बागवानी। अब अगर यहाँ बात करें तो अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी, क्या, तो राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपए के 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, पहली बात। अब हम लोग अर्थव्यवस्था में निवेश कर रहे हैं, अभी हम नवाचार में निवेश देख रहे थे, अर्थव्यवस्था में निवेश, यहाँ निर्यात संवर्धन है, और ये वाला देखें अगर तो ये अर्थव्यवस्था में निवेश की बात। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ, 28 तक के लिए बढ़ा दिया गया, 25 का टारगेट था, पूरा नहीं हो पाया। विद्युत क्षेत्र में सुधार अगर करेंगे तो 0.5% एक्स्ट्रा लोन मिलेगा, 3% की लिमिट है, लेकिन अगर सुधार कर लेंगे तो 3.5% मिल जाएगा। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 30 तक के लिए आई। ठीक, 10 लाख करोड़ की पूंजी वापस लाई जाएगी। शहरी चुनौती निधि के लिए 1 लाख करोड़ का आवंटन, समुद्रिक विकास निधि के लिए 25,000 करोड़ का। ठीक, परमाणु ऊर्जा 2047 तक कितना, 100 गीगावाट की क्षमता बनाना, और 2033 तक क्या करेंगे, 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, कौन से, स्वदेशी 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप करा जाएगा 2033 तक। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक अगले 10 वर्षों में कितने स्थान जोड़ेंगे, 120 जोड़ेंगे। अब यहाँ कोई ट्रिक व्रिक नहीं चल पा रही दोस्तों, अपने को याद करना पड़ेगा कि उड़ान कितने सालों के लिए उड़ान भरेंगे, 10 सालों के लिए उड़ान भरेंगे, कितने स्थानों के लिए भरेंगे, तो 120 स्थानों के लिए उड़ान भरेंगे, ऐसे आप याद कर लो। कितने सालों के लिए उड़ान भरेंगे, 10 सालों के लिए, और कितने स्थानों के लिए, 120 स्थानों के लिए। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया, और 2033 तक 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डेवलप करने हैं। भविष्य में बिहार की जरूरतों की बात की जाए तो बिहार के बिहटा में कौन सा एयरपोर्ट है, ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की गई है। पश्चिमी कोसी नहर की बात की गई। स्वामी निधि, ठीक है, तो ये क्या है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल मिडिल इनकम हाउसिंग, स्वामी SWAMIH, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल मिडिल इनकम हाउसिंग, इसमें 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण करा जाएगा। पर्यटन पर विशेष फोकस है, अर्थव्यवस्था में शीर्ष 50 गंतव्य स्थलों को विकसित किया जाएगा, राज्यों को निष्पादन परफॉर्मेंस संबंधी इंसेंटिव मिलेंगे, ई वीजा की शुरुआत, होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण उपलब्ध होगा, इसको बहुत जरूरी से याद रखना है, होम स्टे, और यहाँ शीर्ष 50, कितने, 50 पर्यटक स्थल, कितने स्थल विकसित किए जाएंगे, 50, शीर्ष 50 गंतव्य स्थल जो हैं उनको विकसित किया जाएगा, और होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण की बात। गहन कौशल विकास करा जाएगा, गंतव्य तक यात्रा की सुगमता और संपर्क, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड वगैरह को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ये हो गया हमारा निवेश। हमने फिर निर्यात की बात की, तो निर्यात में हमने देखा कि निर्यात जो चौथा इंजन है हमारा, भारत ट्रेड नेट, निर्यात संवर्धन मिशन, इंडिया स्टैक का हिस्सा, टीयर 2 शहरों में वैश्विक, ये भी हम लोगों ने बात कर ली। तो ये भारत के चारों इंजन्स की हमने बात कर ली। ठीक, तो रिकैप मारते हैं इन शॉर्ट। ठीक, तो बजट का एम क्या है, एम है सबका विकास, और कितने एम, 4, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, एमएसएमई और एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। ये तो हो गया अपना बजट के एम। अगर कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो मुख्य याद रखने, धन धान्य कितने, 100 जिले, दलहन कितने साल, 6 साल, 3 दाल, तुम वाली दाल, तूर उड़द मसूर वाली दाल, कपास 5 साल, लंबा कुर्ता, लंबा रेशा
5F अप्रोच, PM मित्र पार्क, नाम रूप में यूरिया, यूरिया कहाँ बिकती है, नाम रूप में बिकती है, ठीक है। KCC की सीमा 5 लाख, कितने से, 3 लाख से, 3 से 5 लाख, ठीक है। ये मुख्य मुख्य बातें हो गई। MSME की बात करें तो संशोधन जो हुआ उसको याद रखना, और पहली बार के उद्यमियों के लिए आने वाले 5 वर्षों में कोलेटरल फ्री लोन बांटा जाएगा, ठीक है। और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्या है, 5 लाख वाला क्रेडिट कार्ड, 5 लाख वाला क्रेडिट कार्ड सूक्ष्म उद्यमियों के लिए। क्रेडिट गारंटी स्कीम है, तो स्मॉल और मीडियम के लिए, SM के लिए कितनी हो गई, 10 करोड़। स्टार्टअप के लिए कितनी हो गई, 20 करोड़। स्टार्टअप के लिए कितनी हो गई, 20 करोड़ हो गई। और निर्यातक के लिए कितनी हो गई, निर्यातक MSME के लिए 20 करोड़, ठीक। इसको याद रख लेना। बाकी फोकस उत्पाद स्कीम देख लो, तो फासे फोकस, फासे फुटवियर, ये हो गया अपना MSME। अगर हम लोग निवेश की बात करें तो निवेश में हम लोग कहाँ देखेंगे, तो हम लोग निवेश में पूरी टेबल देख चुके, तो इस टेबल को देख लेना एक बार अच्छे से कि IIT की क्षमता का विस्तार, सभी जिलों में डे केयर सेंटर, अभी इस साल 200 स्थापित किए जाएंगे, ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। इसके बाद अगर निर्यात की बात की जाए तो निर्यात संवर्धन और निर्यात संवर्धन मिशन, भारत ट्रेड नेट, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, राष्ट्रीय फ्रेमवर्क और एयर कार्गो के लिए भंडारण की सुविधा, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो दोस्तों ये रहा बजट का संपूर्ण सार, जिसमें हमने चारों इंजन की बात कर ली। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम लोगों ने सबसे पहले फॉर्मूला देखा था C + I + G + X - M। अब आप एक बात बताओ, बजट में कितने इंजन, 4, और यहाँ भी कितने इंजन, 4। अगर हमारा निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा तो बढ़ेगी आय, आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो बढ़ेगा उपभोग, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो बढ़ेगा उपभोग, यानी C भी बढ़ा। निर्यात बढ़ने से C बढ़ गया। अब जब उपभोग बढ़ेगा तो कंपनियों को क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी, बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, निवेश करना पड़ेगा। निवेश करेंगे तो उनको गवर्नमेंट से एक्सपेंडिचर भी अधिक होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कराया जाएगा, साथ ही साथ और भी चीज़ें आएंगी। तो अब आप बताओ, एक्सपोर्ट बढ़ाने से C बढ़ा, I बढ़ा, फिर G बढ़ा, और चारों जब बढ़ गए, चारों इंजन चले गए, तो GDP हमारी बढ़ गई। और GDP बढ़ने की वजह से क्या हुआ, विकसित भारत, विकसित भारत, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने इन चारों इंजन्स को देख लिया, डिटेल में जो जो घोषणाएं हुई वो सारी देख ली। कल हम लोग देखेंगे जो हमने सुधार देखें, जो ईंधन है, बेसिकली इस बजट के जो ईंधन है, हमारे ईंधन क्या है, सुधार। तो इंजन को चलाएंगे सुधार, तो हम सुधारों पे देख लेंगे, जिसमें कि जैसे टैक्स सुधार हुए हैं, और GST के जो अभी हाल के सुधार हैं उसका भी बैकग्राउंड देख लेंगे। हालांकि उनकी बजट में घोषणा नहीं है, लेकिन उनको एक बार देख लेंगे। तो हम सुधार कल देखेंगे, और फर्दर बजट का थोड़ा सा एनालिसिस करके, ग्राफ्स वगैरह देख के घाटों की क्या प्रवृत्ति है, जिनसे प्रश्न आ सकता है, और बजट एक सूक्ष्म रूप में फिर कल देखेंगे एट अ ग्लैंस, शॉर्ट में, जिससे कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिट हो सकें। तो अभी हमने थोड़ा डिटेल में देखा, 1 घंटे का लगभग आपको समय मिलेगा इसमें, तो 1 घंटे से तसल्ली से देखना। बजट के लगभग हर पहलू कवर किए गए हैं चारों इंजन्स के, और इनसे अगर क्वेश्चन आता है तो छूटना नहीं चाहिए, और याद करने के तरीके भी आपको बता दिए गए। तो तसल्ली से देखिएगा, थोड़ा समय लगेगा बट इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।